वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वसीयत बनाने और रजिस्टर करने का सही तरीका। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे वसीयत बनाने का सही तरीका और रजिस्टर करने का सही तरीका। और वसीयत एक इच्छा पत्र है जो व्यक्ति के अभिप्राय को घोषित करता है कि वह अपने निधन के बाद यानी अपने मृत्यु के बाद संपत्ति का निपटान कैसे करना चाहेगा, और यह वसीयत आपकी संपत्ति के निपटान का सबसे प्रभावी तरीका है। अब सभी वसीयत की अवधारणा से अवगत है, लेकिन हम वसीयत तैयार करने की परेशानियों के चलते सोचते हैं कि एक वसीयत तैयार करने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनके पास अधिक धन और संपत्ति है। हालांकि ये अपनी संपत्ति का सुनियोजन यह सुनिश्चित करने के लिए उचित है कि आपकी संपत्ति को ऐसे तरीके से स्थानांतरित किया गया है यानी ट्रांसफर किया गया है, तो आप उचित मानते हैं कि इसके अलावा यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी संपत्ति आपके द्वारा चुने गए लोगों को हस्तांतरित की जाएगी, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपके द्वारा चुने गए लोगों को ट्रांसफर होगी और परिवार के विवादों को भी रोका जा सकेगा। अब एक धारणा है कि आपको बीमारी या बूढ़े होने पर केवल एक वसीयत लिखने की जरूरत है, क्योंकि लोग केवल बीमारी या बुढ़ापे की वजह से ही मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वसीयत तैयार करने के लिए कोई सही या गलत उम्र नहीं है। आपको आपके लाइफ में यथाशीघ्र वसीयत लिखनी चाहिए। अब वसीयत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? वकील की सलाह यानी एडवोकेट की सलाह लेनी आवश्यक है। वसीयत तैयार करने वाले व्यक्ति को मुख्य रूप से तय करना चाहिए क्या वह अपने आप से वसीयत का प्रारूप तैयार करना चाहता है या वकील से परामर्श करना चाहता है। आप अपने आप भी एक वसीयत तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आप किसी एडवोकेट से परामर्श करें ताकि भविष्य में किसी भी तकनीकी यानी टेक्निकल या कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। अब अपनी परिसंपत्तियों की एक सूची तैयार करें यानी लिस्ट तैयार करें। आपको सभी संपत्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। आप केवल एक स्वयं प्राप्त संपत्तियों का निपटान कर सकते हैं और पैतृक संपत्ति का नहीं, यानी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति का निपटान आप कर सकते हैं, वसीयत तैयार कर सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति की नहीं। अपने परिसंपत्तियों को चल या अचल यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और देश विदेश में स्थित संपत्तियों में वर्गीकृत करें। अब आप इन संपत्ति को उन लोगों को आवंटित करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। यदि आप संपत्ति में संयुक्त साझेदार है तो केवल विभाजित हिस्सा या ऐसी संपत्ति में ब्याज की ही वसीयत की जा सकती है। अब अपनी पूरी जानकारी प्रदान करें, जैसे कि वसीयत बनाते समय आपको अपने नाम, उम्र यानी नाम और उम्र के संबंध में आपके स्थायी खाता संख्या, पैन या आपके आधार कार्ड पर अंकित जानकारी ही प्रदान करनी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों के पूर्ण नाम और विवरण का भी उल्लेख करना चाहिए जिनको आप अपनी प्रॉपर्टी प्रदान करना चाहते हैं। अब एक निष्पादक नियुक्त करें, यानी आपको अपने वसीयत में एक निष्पादक की नियुक्ति भी करनी होगी। एक निष्पादक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी संपत्ति को प्रशासित करता है और विभाजित करता है। निष्पादक को कानूनी औपचारिकताओं के और वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार वसीयत को निष्पादित करना चाहिए। अब बकाया ऋण और देनदारियों यानी वसीयत बनाते समय आपको अपने सभी ऋण दायित्वों पर विचार करना चाहिए। किसी भी बकाया देनदारियों के मामले में आपको स्पष्ट रूप से लाभार्थी को संपत्ति के वितरण से पहले संपत्ति से मिलने वाली देनदारियों को चुकाने का प्रावधान करना होगा।
अब डॉक्टर का प्रमाण पत्र यानी डॉक्टर की सर्टिफिकेट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी वसीयत को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सके कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं था। उचित होगा कि आप एक चिकित्सक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें उल्लेख हो कि आप दिमागी तौर पर स्वस्थ थे और आपने जो लिखा है उसे समझने में सक्षम थे। अब वसीयत की सुरक्षा, बस एक वसीयत लिखना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे सुरक्षित निगरानी में रखने और उचित निष्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आपको अपनी वसीयत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी वसीयत को पंजीकृत कराना चाहिए ताकि वसीयत के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, उसे नष्ट, खोया या चोरी न किया जा सके। अब वसीयत का पंजीकरण यानी रजिस्टर्ड विल, एक वसीयत को पंजीकृत करने से यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में संभावित विवादों के मामले में वसीयत को कानूनी समर्थन है। वसीयत की तैयारी के बाद आप किसी भी समय वसीयत का पंजीकरण कर सकते हैं और इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है जिसके भीतर आपको वसीयत पंजीकृत करनी है। अब आपको जिला न्यायालय के उप पंजीयक या रजिस्ट्रार से पहले वसीयत पंजीकरण कराना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का प्रमुख हिस्सा स्थित है। अब वसीयत के पंजीकरण पर कोई स्टैम्प ड्यूटी लागू नहीं होती है और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। यदि आपकी वसीयत पंजीकृत है और आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यह मुश्किल होगा। बदलाव करने के बाद नई वसीयत को भी पंजीकृत करना होगा। अब बदलाव के बाद नई वसीयतनामे को कानूनी भाषा में एक कोडिसिल के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, यह थी वसीयत के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। थैंक यू।